प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों को झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन, जोहार है। आज हम लोग के बीच में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी आज आप लोगों के बीच में प्रेस वार्ता करने आई है। उससे पहले मैं आपको मंच का परिचय मैं करा दूं। हमारे दाहिनी ओर एआईसीसी के कोऑर्डिनेटर, मीडिया कोऑर्डिनेटर वैभव शुक्ला जी, सुमेर जी, सोशल मीडिया के झारखंड प्रदेश के इंचार्ज गजेंद्र सिंह जी, एआईसीसी के प्रवक्ता ज्योति सिंह जी, मायोर कमल ठाकुर प्रवक्ता और संगठन महामंत्री अमूल नीरज खलखो जी। अब मैं चाहूंगा कि समय को देखते हुए मैं चाहूंगा कि मैडम आप लोग को संबोधित करेंगे। आप सबको मेरा नमस्कार, जय जोहार। मंच पर बैठे हुए मेरे सारे सहयोगी और यहाँ पर आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं, एक बहुत निर्णायक मोड़ पर यह देश आकर खड़ा है। 2024 का जो चुनाव है वो कोई आम चुनाव नहीं है। ये वो चुनाव नहीं है जहां पर हम और आप जाते हैं, लाइन में लगते हैं, स्याही लगती है, उंगली पर वोट डालते हैं और चले आते हैं और कोई ना कोई सरकार चुन लेते हैं। 2024 का चुनाव वो चुनाव है जो तय करेगा कि क्या आप आगे भी ऐसे वोट देते रहेंगे या नहीं देते रहेंगे। यह तय करेगा कि क्या यह देश संविधान से चलेगा या एक डेढ़ लोगों की मर्जी से चलेगा। यह चुनाव तय करेगा कि क्या युवाओं की, महिलाओं की, दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात सुनी जाएगी या सिर्फ पूंजीपतियों की तूती बोलेगी। यह चुनाव किन लोगों के बीच में है? क्या यह चुनाव कांग्रेस बनाम भाजपा है? हमारा अपना मानना है यह चुनाव दो बड़ी विचारधाराओं के बीच में है। वो विचारधारा जिसने इस देश को बनाया और वो विचारधारा जो इस देश को एक ही रंग में रंग देना चाहती है। हमारे देश की सबसे बड़ी खूबी है कि एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ता है ये, अलग अलग तरह के पुष्पों का, अलग अलग तरह के फूलों का। ये गमछा भी झारखंड का अलग है, असम का अलग है, उत्तर प्रदेश का अलग है, राजस्थान चले जाओ तो अलग साफा पहनाते हैं, तमिलनाडु चले जाइए तो अलग अंग वस्त्रम पहनाते हैं। ये विविधता है हमारी। तो ये चुनाव तय करेगा कि क्या संविधान बचाने वालों की जीत होगी या संविधान को हर कीमत पे खत्म करने वालों की जीत होगी। और इसलिए जरूरी है कि हम और आप अपनी जिम्मेदारी समझकर, और आप से मेरा मतलब है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं आप। आपके माध्यम से सूचना, आपके माध्यम से जानकारी, आपके माध्यम से न्यूज, आपके माध्यम से विश्लेषण लोगों तक पहुंचता है। तो आपकी बड़ी अहम भूमिका है इस लोकतंत्र को सजीव रखने के लिए, इस लोकतंत्र को बचाने के लिए। और उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कुछ बातें यहां पर करना चाहती हूं। 4 चरण का मतदान हो चुका है। हम 5वें चरण के मतदान के मुहाने पे खड़े हैं। कल उत्तर प्रदेश में तमाम सीटों पर, बाकी जगहों में तमाम सीटों पर मतदान होना है 5वें चरण का। लेकिन 4 चरण के मतदान के बाद कुछ बातें शीशे की तरह साफ है। उसमें से एक बात यह है कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी की और नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं बनेगी। यह पूरी तरह से साफ है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। कुछ और चीजें भी साफ होती जा रही हैं और वो इसलिए साफ हो रही है कि ये चुनाव सिर्फ राजनीतिक दल नहीं लड़ रहे हैं, इस चुनाव को जनता ने अपने हाथों में ले लिया है। हम जहां जा रहे हैं और जिस तरह का उत्साह हमें किसानों में, बुजुर्गों में, युवाओं में, महिलाओं में दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि लोगों ने मन बना लिया है। तो 4 निर्णायक चरण हो चुके हैं और 3 अन्य होने बाकी हैं। झारखंड के 2 चरण हैं और बड़े महत्वपूर्ण चरण हैं। और ये चुनाव किस परिप्रेक्ष्य में हो रहा है उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इस चुनाव के पहले क्या हुआ, इस चुनाव के दौरान क्या हुआ,
इस चुनाव के बाद क्या होगा। इस चुनाव के पहले दो मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया जाता है। इस चुनाव के पहले देश का प्रमुख विपक्षी दल का अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। इस चुनाव के पहले ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का फ्रंटल बनकर लगातार विपक्ष के पीछे पड़ी रहती हैं। इस चुनाव के पहले चंदा दो धंधा लो का वसूली रैकेट का जबरदस्त भांडाफोड़ होता है और सुप्रीम कोर्ट कलई खोलता है और सामने साफ हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक वसूली रैकेट चलाया हुआ था। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का केस है, बंद कराना है, चंदा दो, केस बंद। धंधा चाहिए, चंदा दो, 4 दिन बाद धंधा लो। यह चल रहा था इस देश में और उसी परिप्रेक्ष्य में आप पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग को काट रहे हैं, आप चुने हुए प्रतिनिधियों को जेल में डाल रहे हैं। तो सवाल इस बात का है कि जिस परिप्रेक्ष्य में यह चुनाव हो रहा है और जब हम कहते हैं कि लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, इसीलिए कहते हैं क्योंकि अगर लोकतंत्र जीवित नहीं रहेगा तो इस तरह की हरकतें होंगी। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, मैं अभी 10 दिन उत्तर प्रदेश रहकर आ रही हूं चुनाव के दौरान, पूर्वांचल से लेकर अवध, अमेठी तक। और मैं आपको बताती हूं, बरेली में आज से 4 दिन पहले चौथे चरण के मतदान में एक दलित व्यक्ति, वीरेंद्र कुमार, सरकारी मुलाजिम, चौकीदार, अपनी मर्जी से वोट डालता है। किसको डालता है मुझे नहीं पता, लेकिन तहसीलदार के सुरक्षाकर्मी उसको गंदी गंदी गालियां, भद्दी गालियां देकर पीटते हैं। भाजपा का अनाज खाओगे, वोट किसी और को दोगे। मोदी जी उगाकर लाए अनाज, अपने दादा के यहां से लाए हैं, भाजपा के कार्यालय में उग रहा है अनाज। अरे देश का अन्नदाता कमा रहा है, कानून कांग्रेस ने बनाया, उस कानून के अंतर्गत आप लोगों को अनाज दे रहे हैं। एक दलित व्यक्ति की क्या इतनी भी मर्जी नहीं है कि वो अपने मर्जी से वोट दे दे? मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर भाजपा का नेता पेशाब करता है, क्या हुआ उसका? कौन सी जेल में सड़ रहा है वो? क्या उसको गिरफ्तार किया गया? इस परिप्रेक्ष्य में यह चुनाव हो रहा है और इसीलिए जो मुद्दे की बात है वो करनी जरूरी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। यह चुनाव 45 साल में सबसे ऊंची बेरोजगारी के दौरान हो रहा है, यह चुनाव कमर तोड़ महंगाई के दौरान हो रहा है, यह चुनाव गरीबों और अमीरों के बीच में बढ़ती हुई निरंतर खाई, जिसको पाटने का नहीं जिसको बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसके दौरान हो रहा है। यह चुनाव महिलाओं की जितनी आबरू लुट सकती थी उस दौरान हो रहा है। तो ऐसे में एक विपक्षी दल होने के नाते हम 10 साल का कार्यकाल देखते हैं, उसमें बनी हुई समस्याएं देखते हैं और उन समस्याओं के समाधान की बात करते हैं। क्योंकि 4 चरण के मतदान के बाद एक बात साफ है, मोदी जी मुद्दे की बात नहीं करेंगे। पहले चरण में वो मुस्लिम लीग, मुगल राज, मटन, मछली, मुर्गा उनको दिखा। दूसरे चरण में वो ब्याहताओं के मंगलसूत्र पर, आपकी भैंस पर आ गए। तीसरा चरण आते आते अपनी आंखों की पुतली, अपने जिगर के टुकड़े, अपने कलेजे के टुकड़े अडानी अंबानी को भी स्वाहा कर दिया। और चौथा चरण आते आते नरेंद्र मोदी गजनी बन गए। आपके जैसे एक प्रबुद्ध पत्रकार को उन्होंने कहा कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूं तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं हूं। अपनी पूरी राजनीतिक जीवन का ही खंडन कर दिया। उनका वजूद ही यह है कि वो हिंदू मुसलमान करते हैं, उनका वजूद ही यह है कि जब चुनाव आता है वो एक मुद्दे की बात नहीं करते। चुनाव शुरू हुआ है, आप लोग पत्रकार हैं, आप उनकी रैली कवर करते हैं, अखबार में बड़े बड़े लेख छपते हैं उनके। देखा है आपने बेरोजगारी पर बात करते हुए, देखा है आपने महंगाई पर बात करते हुए, देखा है आपने रोजगार के किसी साधन पर चर्चा करते हुए या बात करते हुए गरीबी पर? उनसे पूछा जाता है के शेप रिकवरी हो रही है, गरीब और गरीब हो रहा है, अमीर और अमीर हो रहा है, खाई बढ़ रही है, आपका क्या कहना है? इस देश का प्रधानमंत्री बिना पलक झपकाए कहता है तो सब गरीब हो जाए। वो ये भी तो कह सकते थे कि सब अमीर हो जाए। ये मानसिकता है प्रधानमंत्री की। तो ऐसे परिवेश में जब इस तरह की समस्याएं हैं, हमने तय किया कि हम समाधानों की बात करेंगे और यह समाधान हमने अपने दफ्तर के कमरे में बैठकर 1.5 लोगों के साथ नहीं बनाया। राहुल गांधी ने सितंबर 2022 से जनवरी 31, 2023 तक कन्याकुमारी से कश्मीर की पद यात्रा करी। वो अजनबियों से मिले, किसानों से मिले, श्रमिकों से मिले, आदिवासियों से मिले, दलितों से मिले, पिछड़ों से मिले, युवाओं से मिले, स्टूडेंट से मिले, हर व्यक्ति से मिले, महिलाओं से मिले। उनकी अपेक्षाएं,
उनकी आशाएं, उनकी उम्मीदें, उनकी आशंकाओं को सुना। और ये जो हमारा 48 पन्ने का न्याय पत्र है, 15,329 शब्द, ये उसका फलसफा है। उन्होंने दोबारा से एक यात्रा करी, मणिपुर से मुंबई गए, उस मणिपुर गए जो 12 महीने से जल रहा है, जहां पर वो 3 बार हुआ है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं है कि जलते हुए मणिपुर चल जाए। उस मणिपुर से मुंबई तक उन्होंने यात्रा करी, फिर से मिले उन लोगों से जो इस देश की सरकार से कुछ उम्मीदें रखते हैं, जिनकी तकलीफें क्या है, वो क्या चाहते हैं अपनी सरकारों से। और उस सब का जो एक उम्मीदों का कारवा निकला, वो है हमारा न्याय पत्र। और इसके 5 प्रमुख स्तंभ हैं। इसका पहला स्तंभ युवा न्याय है, दूसरा स्तंभ नारी न्याय है, किसान न्याय है, श्रमिक न्याय है, हिस्सेदारी न्याय है। मैं शुरुआत युवा न्याय से करूंगी। 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी, प्रधानमंत्री से सवाल होता है बेरोजगारी के बारे में आप क्या करेंगे, वो कहते हैं पकौड़ा तल लो। युवा पकौड़ा तलने को भी तैयार है पीएचडी कर, लेकिन पकौड़ा तलने का जो कड़ुआ तेल था वो 90 रुपए मिलता था, आपने 220 कर दिया 10 सालों में। जो गैस 400 की मिलती थी उसको 1100 1200 पहुंचा दिया। साहब पकौड़ा कैसे तला जाए, यह असलियत है आज। तो हमारा कहना है कि हम युवाओं को सर्वप्रथम 30 लाख जो रिक्त सरकारी पद पड़े हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, उनको 15 अगस्त से भरने का काम शुरू करेंगे, 4 जून को जब हमारी सरकार बनेगी। हमारी दूसरी बड़ी, और यह बहुत बड़ी गारंटी है, पहली नौकरी पक्की की। कोई भी डिप्लोमा, कोई भी डिग्री धारक अगर चाहे तो अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत 1 साल की अप्रेंटिसशिप स्टाइपेंड उसको मिलेगा 1 लाख रुपए का, मतलब 8500 रुपए महीना। उसमें ट्रेनिंग भी मिलेगी, उसमें स्किल भी मिलेगी, और साथ साथ 1 लाख रुपए सालाना स्टाइपेंड मिलेगा। हम तीसरी बात, और यह जरूरी बात है करनी, पेपर लीक की। मां बाप एक रोटी रात की कम खाते हैं, मनौती मानते हैं, मेहनत करते हैं, पेट अपना काट कर बच्चे को पढ़ाते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं बच्चे, और जब इम्तिहान देने जाते हैं तो पता चलता है पेपर लीक हो गया, व्हाट्सएप पे पेपर आ गया था। 7-7, 8-8 साल बच्चों की उम्र निकल जाती है, पेपर पे पेपर लीक होते रहते हैं। इसलिए हम पेपर लीक के खिलाफ ऐसा कड़ा कानून बनाएंगे कि पेपर लीक करने वालों की हाड़ कांप जाए। और चौथी और अंतिम बात युवा न्याय में मैं करना चाहती हूं अग्निवीरों की। इस देश में भाजपा ने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, सब लोग ठेके पर नौकरी करेंगे। टीचर भी ठेके पर है, डॉक्टर भी ठेके पर है, नर्सेस भी ठेके पर है, सफाई कर्मचारी भी ठेके पर है। लेकिन इस देश की सुरक्षा, इस देश की रक्षा, वो भी ठेके पर है। तपते हुए रेगिस्तान से लेकर सियाचिन की हाड़ गलाने वाली ठंड में जो सरहद पर सैनिक खड़ा हुआ है, वो ठेके पर सुरक्षा नहीं कर सकता है, वो ठेके पर सैनिक नहीं बन सकता है। 73 साल का प्रधानमंत्री इस देश से 5 साल और मांग रहा है, और 24 साल के लड़के को कह रहे हो बेटा तुम रिटायर होके घर जाओ। क्या क्या देश बनाना चाहते हैं ये? अग्निवीर जैसी योजना को हम तत्काल खत्म करेंगे ऐसी योजना को। और जो पुरानी स्कीम थी जिसके तहत नौकरी मिलती थी सेना में, सैन्य बलों में, उसको बहाल करेंगे। दूसरी बात मैं करना चाहती हूं नारी न्याय की, और यह जरूरी है। इस देश की आधी आबादी जूझ रही है, कमर तोड़ महंगाई से जूझ रही है। आटा, दही, पढ़ाई, दवाई, सब पर जीएसटी लगाकर टैक्स वसूला जा रहा है। 50,000 बच्चों को सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अपना दाखिला वापस लेना पड़ा। एक गरीब, एक मध्यम वर्ग परिवार अपने बच्चे की पढ़ाई कभी नहीं बीच में रोकता है। यह विषमता है, और इस विषमता का दंश सबसे ज्यादा महिलाओं ने झेला है। और इसलिए हम कहते हैं कि जो महिलाएं जूझ रही हैं इन समस्याओं से, उन गरीब महिलाओं के हाथ में हम 1 लाख रुपए साल का, मतलब 8500 रुपए महीना देने जा रहे हैं महालक्ष्मी योजना के तहत। ये हम कर्नाटक में भी करते हैं, तेलंगाना में भी करते हैं, और अब पूरे देश में करेंगे। और हाँ, जैसे राहुल गांधी जी कहते हैं, वैसे ही खटाखट महिलाओं के बैंक में पैसा आएगा। आधी आबादी को पूरा हक मिलने के लिए हम नई सरकारी नौकरियों में लड़कियों को 50% आरक्षण देने की बात करते हैं। जितनी ज्यादा लड़कियां कामकाज में
जितनी ज्यादा लड़कियां अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनेंगी, शायद उतनी ज्यादा लड़कियां मुझे इस कमरे में भी दिखाई दें, शायद उससे ज्यादा लड़कियां इस मंच पे दिखाई दें, शायद उससे ज्यादा लड़कियां नौकरियों में, सरकारी दफ्तरों में दिखाई दें, और इसके लिए 50% आरक्षण का हमने वादा किया है। मैं तीसरी बात करना चाहती हूं किसान न्याय की। कौन है किसान? क्या बड़ी बात है किसानी करने में? किसान वो होता है जो धरती का कलेजा फाड़कर फसल उगाता है, फसल उगाता है, दिन रात एक करता है, और जब फसल उग के तैयार लहलहाती फसल पर पानी पड़ जाता है, ओला गिर जाता है, आंधी आ जाती है, आग लग जाती है, वो हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठता है, वो फिर खड़ा होता है, फिर हल निकालता है, फिर जोतता है, फिर फसल बोता है। बहुत साहसी काम होता है कृषि का, और इसलिए किसान की मांग थी एमएसपी की, अपनी उपज का असल दाम मिले। नरेंद्र मोदी भी कहते थे एमएसपी मिलनी चाहिए, फिर वही गजनी, जैसे ही प्रधानमंत्री बने भूल गए, खिलाफत करने लगे। 700 किसानों की शहादत हुई है इस देश में अपने हक की मांग करते हुए। असलियत यह है कि किसान जब दिल्ली आना चाह रहे थे तो उनके रास्ते खुदवा दिए गए, उनमें कीले गड़वा दी गई, उनके ऊपर आंसू गैस के बमगोले छोड़े गए, उनको मवाली, नक्सली, आतंकवादी और राम जाने क्या क्या कहा गया। इन अन्नदाताओं को हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देने जा रहे हैं, और साथ ही साथ हम खेती को जीएसटी से मुक्त करने जा रहे हैं। आपकी खाद, आपके बीज, आपकी कीटनाशक की दवाई, आपके खेती के उपक्रम पर टैक्स नहीं लग सकता है। और एक और भी बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं, हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इस देश में हर घंटे 2 किसान आत्महत्या करते कर्जे के कुचक्र से। हमने 72,000 करोड़ पहले भी किया था, फिर से कर्ज माफी करेंगे। आप अपने 16 लाख करोड़ कर्ज माफी कर सकते हैं अमीर लोगों के, हम किसान का कर्ज माफ करके दिखाएंगे। मैं चौथी बात करना चाहती हूं श्रमिक न्याय की। श्रमिक जो इस देश को बनाता है, जिसके हाथों से इस देश की नींव पड़ती है, जो हिंदुस्तान का असली आर्किटेक्ट है, उसका क्या सम्मान है, उसकी क्या इज्जत है, उसके लिए सरकार क्या करती है? रांची शहर में भी मैं देखती हूं, मैं देख रही थी जब अभी एयरपोर्ट से आ रही थी, जोमैटो स्विगी वाले बैग पर लेकर खाना पहुंचाते हैं, चीजें पहुंचाते हैं। ये जो नई गिग इकोनॉमी आई है, इनमें से किसी का पैर टूट जाए, जरा सा ठोकर लग जाए, 6 महीने के लिए बिस्तर पर पड़ जाए, उनके घर वालों की क्या सुरक्षा है? तो ऐसे गिग इकोनॉमी वर्कर्स के लिए हम एक सामाजिक सुरक्षा स्कीम ला रहे हैं। मनरेगा से हमने ग्रामीण भारत की तकदीर और तस्वीर बदली थी। यूपीए के जमाने में हम मनरेगा का मानदेय 400 करने जा रहे हैं, और हम इस देश में एक ऐसी हेल्थ और स्वास्थ्य क्रांति लाने जा रहे हैं जो इससे पहले कभी नहीं थी, और वो स्वास्थ्य क्रांति है 25 लाख की हेल्थ स्कीम जो हमने राजस्थान में चलाई है, जिसके अंदर इलाज भी होगा, दवाइयां भी मिलेंगी, टेस्ट भी होगा, और ये सबके लिए अवेलेबल है। एक बात और करूंगी और उसके बाद अंतिम न्याय की बात करूंगी, और वो है हिस्सेदारी न्याय। क्यों हम हिस्सेदारी की बात करते हैं, और जब हिस्सेदारी की बात करो लोग क्यों नाक मुंह भूं सिकोड़ते हैं? क्या है हिस्सेदारी? हिस्सेदारी का मतलब है कि जो समाज के हाशिए पर पड़े हुए लोग हैं, जो दलित, जो आदिवासी, जो वंचित, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जो गरीब सामान्य वर्ग भी है, जो समाज के हाशिए पर पड़ा है, जिसका कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम हिस्सेदारी न्याय का है। हम तो नरेंद्र मोदी जी से एक ही बात करते हैं, किस बात से डरते हो, गिनती क्यों नहीं करते हो? अभी आपके पैर में चोट लग जाए, आप डॉक्टर के पास जाइए, डॉक्टर प्लास्टर लगाएगा या क्रेप बैंडेज बांधेगा या मालिश से ठीक हो जाएगा, या वो हॉट कंप्रेशन देगा या कोल्ड कंप्रेशन देगा, हेयरलाइन फ्रैक्चर है कि मोच है, इसका निर्णय एक्सरे के बाद होता है। वही एक्सरे की तो हम बात कर रहे हैं। 2011 के बाद जनगणना नहीं हुई, हम कहते हैं जातिगत जनगणना करा लो, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और उसके आधार पर नीति निर्माण करिए। हम तो गरीब सामान्य वर्ग की भी बात कर रहे हैं, हम आदिवासियों की बात करते हैं, हम पिछड़ों की बात करते हैं, हम दलितों की बात करते हैं। नीति निर्माण डेटा बेस्ड होना चाहिए। नीति निर्माण 2-4 आपके पूंजीपति मित्रों के लिए नहीं हो सकता है। इसलिए गिनती कराना, इसलिए आर्थिक और सामाजिक जातिगत जनगणना कराना बहुत जरूरी है, और हम वो करेंगे। और साथ ही साथ जो हमने जल, जंगल, जमीन के कानून और अधिकार आदिवासियों को दिए, उसका बेटर इंप्लीमेंटेशन करने का एक हमने वादा किया, एक गारंटी दी है। मैं एक बात अंत में कहना चाहती हूं, उसके बाद कुछ सब वक्तव्य रख के आपके सवाल लूंगी। 4 दिन पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक बहुत बड़ा और बहुत क्रांतिकारी अनाउंसमेंट किया। उन्होंने कहा 5 किलो अनाज के बजाय
खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हम हर व्यक्ति को, जो लाभार्थी है, उसको 10 किलो अनाज देंगे। लोगों को लगा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि अनाज सिर्फ गेहूं या धान नहीं हो सकता है, एक पौष्टिक मिक्स होना चाहिए जैसे पहले मिलता था। और 10 किलो हम कर्नाटका में, 10 किलो हम तेलंगाना में दे रहे हैं, उसका लोगों को फायदा है, उससे पौष्टिक जो संरक्षण है वो बढ़ता है, और ऐसा हम जरूर करने जा रहे हैं। मैं अंत में सिर्फ एक बात कहूंगी कि ये चुनाव मुद्दों का चुनाव है, ये चुनाव लोगों का चुनाव है। ये चुनाव जरूरी है कि क्या युवाओं की, क्या महिलाओं की, क्या आदिवासियों की, क्या दलितों की बातें सुनी जाएंगी या नहीं सुनी जाएंगी। और इसलिए जरूरी है कि इस चुनाव में जनता के मुद्दों पर चर्चा हो, जनता के मुद्दे की परिचर्चा हो। राहुल गांधी जी यहां पर ये ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर चुके हैं, और मैं फिर से बोलूंगी, जो सरना धर्म कोड है, हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि सरकार बनते ही, ऑलरेडी यहां की राज्य सरकार ने उसको पास कर दिया है, केंद्र में सरकार बनते ही हम उसको तुरंत इंप्लीमेंट करेंगे, जिससे कि लोगों को प्रतिनिधित्व मिले, उनको एक हौसला मिले कि केंद्र की सरकार लोगों की बात सुनने के लिए लालायित है। मैं एक दो बातें यहां पर और करना चाह रही थी, लेकिन आपके सवालों में उसको मैं ले लूंगी। यहां पर एक बहुत बड़ा मुद्दा, और ये मैं दिल्ली से कहती हुई आ रही हूं, कि जिस तरह से एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आपने जेल में डाला, जिस तरह से षड्यंत्र रचा, हर एक षड्यंत्र का हिसाब जनता करने को तैयार है, और जनता के साथ जो 10 साल अन्याय हुआ है उस पर जनता जरूर सजग है। आपके सवालों का स्वागत है, अगर इस पर रहे तो बहुत अनुग्रह। नाम और ऑर्गेनाइजेशन बताते हुए सवाल करें। ये आज पीएम जो है, नाम अपनी नाम परिचय बताइए। अविनाश नाम है, न्यूज 18 से। पीएम बोले हैं नई बात कि जो भ्रष्टाचार के तहत जो पैसे पकड़े जा रहे हैं देश भर में, और झारखंड का उन्होंने उल्लेख किया, ये पैसे गरीबों के बीच बांटे जाएंगे, ऐसा एक हम कानून ला रहे हैं। 15 लाख सबके अकाउंट में आएंगे। आ गए अकाउंट में। 2 करोड़ सालाना रोजगार बनेंगे, 20 करोड़ बन जाने थे। कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली है पिछले 10 साल में? 100 स्मार्ट सिटी बननी थी, उसमें से एक रांची भी थी, बन गई स्मार्ट सिटी रांची। रुपया और डॉलर 1 पर आना था, 58 पर रुपया दिया था, 84 पर पहुंचा दिया है। पेट्रोल और डीजल 35 रुपया लीटर मिलना था, पेट्रोल से शतक लगवा दिया। किसान की आय दुगनी होनी थी, आपका मित्र 1600 करोड़ रुपए दिन के कमा रहा है, और किसान गरीब 27 रुपए दिन के कमा रहा है। आपके जुमलों का वक्त लग चुका है। यह आपके माध्यम से मैं नरेंद्र मोदी जी तक संदेश पहुंचाना चाहती हूं। इस देश ने 10 साल आपके जुमले सहे। इस देश को यह आशा थी, इसीलिए आपको प्रचंड बहुमत दिया कि आप कुछ बड़ा कर गुजरेंगे। आपने बहुत बड़ी चीजें करी अपने मित्रों के लिए। अपने मित्र को 683 से नंबर 2 पर पहुंचा दिया। जनता के लिए क्या किया? और वही लोग आज खड़े होकर कह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, चकाचौंध की बातें, विश्व गुरु की बातें। मेरा क्या? जब दिल्ली में आप G20 करते हैं तो मुझे क्यों आपको छुपाना पड़ता है पर्दा लगाकर? जब ट्रंप को आप लेकर आते हैं तो मेरी गरीबी को छिपाने के लिए दीवार क्यों लड़ानी पड़ती है? आज लोग ये सवाल कर रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी की लच्छेदार बातों से लोग ऊब चुके हैं, और असलियत यह है कि अपने 22 साल के निर्वाचित करियर में मोदी जी किसी भी चुनाव में चुनावी मुद्दे पर बात नहीं करते हैं। जब ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। लोग पहले ये पूछ रहे हैं कि काला धन जो आने वाला था, जो 15 लाख अकाउंट में आने वाले थे, वो कब आएंगे? एक लड़का मुझे दिखा कहते हुए, बस इंतजार कर रहा हूं मोदी जी के 15 लाख मेरे बैंक अकाउंट में आए, 35 रुपए लीटर पर मैं पेट्रोल अपनी बाइक में डलाऊं, उसके बाद वंदे भारत में बैठूं और हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज की यात्रा जरूर कराऊं। ऐसा मखौल जनता उड़ा रही है, हम नहीं। जी कोई सवाल है? और नहीं, वाह, धन्यवाद सबको, धन्यवाद। खत्म कर। कोई सवाल है आपका? जी बोले। सुप्रिया जी, आज प्रधानमंत्री थे झारखंड में ही, और उन्होंने सीधे सीधे वहां से आरोप लगाया कि कांग्रेस और राजद से भ्रष्टाचार जेएमएम ने सीखा, और आज पूरी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी भ्रष्टाचार की बात करते हुए उस बच्चे जैसे लगते हैं जो कि टॉफी के डब्बे में हाथ डालकर टॉफी निकाल रहा था और रंगे हाथों पकड़ लिया गया हो। इलेक्टोरल बॉन्ड का गोरख धंधा इस देश के प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने चलाया।
उस गोरख धंधे में चंदा दो धंधा लो, सामने है, सारा खाका साफ है डेट वाइज। इस डेट को पार्टी में चंदा आया, अगले 4 दिन अगले हफ्ते में उस जिसने चंदा दिया उसको बड़ा धंधा मिल गया। कट लेकर ये हो रहा था, ये कट मनी है। दूसरा, सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की रेड हुई, जैसे ही रेड हुई थोड़े दिनों बाद चंदा आया, वो अप्रूवर बन गए या केस क्लोज हो गया। भारतीय जनता पार्टी की वॉशिंग मशीन में घुस जाओ, सब कुछ साफ है। प्रधानमंत्री तो इस कदर बेगैरत निकले कि प्रधानमंत्री ने बीफ की कंपनियों से भी चंदा ले लिया। तो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के बारे में जब बात करते हैं तो मैं सच बता रही हूं, वो बहुत अब जो उनका मुखौटा है वो उतर चुका है, जो एक छवि थी रंगी पुती वो उतर गई है। तो अब प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की बात ना करें, भ्रष्टाचार पर पहले अडानी की और उसके बाद ये चंदा दो धंधा लो का हिसाब दे। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति मंच से खड़ा होकर इतने बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है अडानी और अंबानी बोरों में भर भर कर, टेम्पो में लाद लाद कर काला धन बांट रहे हैं। इतनी बड़ी बात देश का प्रधानमंत्री कह रहा है, और ईडी सीबीआई इनकम टैक्स सबको सांप सूंघा हुआ है, कोई कहीं जा ही नहीं रहा है। अरे इतना बड़ा आरोप खुद नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनना चाहती है एजेंसी। भेजिए एजेंसी को, कराइए जांच, डरिए मत। आपकी पार्टी भले आपके साथ ना खड़ी हो, जब आप अडानी अंबानी की जांच कराइएगा हम आपके साथ खड़े। केजरीवाल जी के मामले में जो पीएस की गिरफ्तारी और बीजेपी पूरी तरह से हमलावर इंडिया अलायंस पे ही है। कहना है कि अभी चुप है आप लोग इस मामले में, जिस तरह से प्रकरण पूरा हुआ है। हम बिल्कुल चुप नहीं है। हमने पहले दिन भी बयान दिया था, हमने कल भी बयान दिया है, हमने लगातार बयान दिया और हमने कहा है किसी भी महिला के साथ अगर कुछ गलत होता है वो सारे सभ्य समाज के नाम पर धब्बा है। हम महिला के खिलाफ हो रहे अपराध को राजनीतिक चश्मों से नहीं देखते हैं। हम वो चाहे अगर हमारी सरकारों में हो वहां पर भी और गैर सरकारों में हमारी हो वहां पर भी बोलते हैं। असलियत यह है कि अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है पूरी जांच होनी चाहिए और द गिल्टी शुड बी पनिश्ड, इसमें हमें कोई संशय नहीं है। हम स्मृति ईरानी की तरह और निर्मला सीतारमण की तरह और नरेंद्र मोदी की तरह मणिपुर पर चुप नहीं बैठते हैं। जब आदमखोरों की भीड़ उन लड़कियों को नोचती है तो हम 76 दिन पर मुंह पर ताला नहीं लगाकर बैठते हैं। हम अंकिता भंडारी उत्तराखंड पर चुप नहीं रहते हैं। हम बिल्किस बानो के दोषियों को जब माल्यार्पण होता है तो चुप नहीं रहते हैं। हम हाथरस से लेकर लखीमपुर और उन्नाव तक चुप नहीं रहते हैं। जब इस देश की सबसे होनहार बेटियां जो मेडल लाई तो मोदी जी ने खूब हाथ मिलाया। जब उन्होंने यौन शोषण का आरोप लगाया तो उनको बूटों के तले रौंदवाया, उनको सड़कों पर घिसटवाया, लेकिन उनके आरोपी को संरक्षण दिया, उन्हीं के परिवार को टिकट दिया। ये असलियत है। और जबकि चार्जेस भी फ्रेम हो गए। हम राजनीति महिलाओं पर क्षुद्र राजनीति बिल्कुल नहीं करते। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।